चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको। एपिसोड 3। नैना ने अपने कमरे की वार्डरोब खोली और उसमें से एक डायरी निकालकर आलेख की तरफ बढ़ा दी। डायरी को हाथ में लेकर आलेख ने नैना की तरफ सवालिया नजरों से देखा। आलेख की आंखों में सवाल देखकर नैना बोली, ये कैप्टन राजवीर की डायरी है। ये सुनकर आलेख चौंकते हुए बोला, कैप्टन राजवीर की डायरी? ये तुझे कहाँ से मिली? तब तक बाकी सब भी वहां आ गए और उन दोनों की बात सुनने लगी। नैना चुपचाप खड़ी थी, जिसे देखकर आलेख ने एक बार फिर से उससे डायरी के बारे में पूछा। नैना ने एक गहरी सांस ली और बोला, कल रात लाइट्स ऑफ होने के बाद मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था, इसलिए मैं कैप्टन राजवीर के कमरे में गई थी। नैना को कल की रात याद आ गई जब वो सबकी नजरों से बचकर कैप्टन राजवीर के कमरे में गई थी। पूरे कमरे में अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर देखा। तलाशी हो जाने के बाद राजवीर का सारा सामान पैक कर दिया गया था ताकि वो उनके घर भिजवाया जा सके। ये देखकर नैना खुद को संभाल नहीं पाई और वहीं रोते हुए बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, आप कहाँ हैं सर? हर दिन टूट रही हूँ मैं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज़ वापस आ जाइए। वो राजवीर के सामान को स्पर्श करने लगी, तभी उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी। नैना ने उसे उठाया और खोलकर देखा। उसे देखकर नैना बोली, यह तो कैप्टन राजवीर की पर्सनल डायरी लग रही है। वो उसे खोलकर देखने लगी, तभी उसे किसी की आहट महसूस हुई और वो डायरी लेकर छुप गई। नैना को महसूस हुआ कि कोई राजवीर के कमरे के बाहर से गुजरा है। नैना मौका देखकर कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे की तरफ जाने लगी, पर तभी उसके मन में आया कि आखिर इतनी रात को कौन था जो इस वक्त उस कमरे के बाहर से गुजरा था। उसे कुछ शक सा हुआ और वो दोबारा से कैप्टन राजवीर के रूम के बाहर पहुंची और उसने सोचा कि जो भी होगा दोबारा से यहीं से गुजरेगा। नैना वहीं छुपकर इंतजार करने लगी, पर जब कुछ देर तक वहां कोई नहीं आया तो वो वापस अपने रूम में जाने लगी। पर तभी उसे दोबारा से किसी के वहां आने का एहसास हुआ और वो चौकन्ना हो गई और छुपकर देखने लगी। उसने वहां मेजर नायर को आते देखा। इस वक्त मेजर नायर को देखकर नैना को थोड़ी हैरानी हुई और उसने मन में सोचा कि मेजर नायर इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। मेजर नायर उस वक्त दबी आवाज में किसी से बात कर रहे थे। नैना सोच में पड़ गई। तभी नायर कैप्टन राजवीर के कमरे के बाहर आकर रुका और फोन पर बोला, सर आपने जिस आदमी के आने के बारे में बताया था वो तो आया ही नहीं। मैंने एकेडमी के बाहर उसका काफी देर इंतजार भी किया। मेजर नायर की बात सुनकर उधर से एक आदमी की आवाज आई, उस आदमी को एक जरूरी काम के लिए जाना पड़ गया जो तुमसे मिलने से भी ज्यादा जरूरी था। उस आदमी की बात सुनकर नायर चुप हो गया। वहीं नैना छुपकर नायर की बातें सुन रही थी और सोच में पड़ रही थी कि आखिर मेजर नायर किससे बात कर रहे हैं। तभी नायर बोला, वैसे सर जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया। आपके कहे मुताबिक कैप्टन मारा गया। हमने उसे झूठे केस में फंसा दिया, जबकि कर्नल शक्ति चंद्रा को आपने मरवाया था और उसकी जीप पर भी बॉम्ब आपने ही फेंकवाया था। मेजर नायर की बात सुनकर नैना हैरान रह गई और ये जानने के लिए उसका मन बेचैन होने लगा कि इस पूरे खेल के पीछे आखिर है कौन। तभी मेजर नायर बोले, अब हमें कोई खतरा नहीं है सर। मेजर नायर की बात सुनकर वो आदमी बोला, हाँ अभी तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुझे उन आधा दर्जन कैडेट्स का डर है, खासकर कैडेट नैना सिंह का। उस आदमी की बात सुनकर एक पल के लिए मेजर नायर के चेहरे पर चिंता की झलक दिखी, पर फिर वो खुद को संभालते हुए बोले, डोंट वरी सर, जिसके भरोसे वो लड़ रही थी यानी कि कैप्टन राजवीर, अब वो ही नहीं है तो वो अकेली क्या कर लेगी। आप चिंता मत कीजिए, वो कुछ नहीं कर पाएगी। मेजर नायर की बात सुनकर वो आदमी बोला, होप सो मेजर कि जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो, वरना उन कैडेट्स को मरवाने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि हम चांस नहीं लेते। उस आदमी की बात सुनकर मेजर नायर ने बहुत आत्मविश्वास से कहा,
उसकी नौबत नहीं आएगी, लाला साहब। मेजर नायर के आखिरी शब्दों ने नैना को चौंका दिया। नैना की बात सुनकर कमरे में मौजूद उसकी बातें सुन रहे उसके दोस्त भी चौंक गए। तभी आलेख बोला, तो तेरा मतलब है कि इस सब के पीछे लाला गहलोत है? आलेख की बात सुनकर नैना ने उसकी तरफ देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। तभी हुड्डा एक उलझन के साथ बोला, लेकिन लाला गहलोत तो सर के मेंटोर थे ना, कितना मानते थे वो उन्हें। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, पर इन कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, उसके बाद अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, नैना ने गुस्से से कहा। नैना की बात सुनकर अली बोला, तो फिर अब आगे क्या करना है? अली की बात सुनकर नैना बोली, फिलहाल जब तक कोई सबूत नहीं है हमारे पास, तब तक हमें उन लोगों को ये यकीन दिलाना है कि हमने हार मान ली है, और इसके लिए हम डिटेंशन रूम में कोई भी हरकत नहीं करेंगे। और वैसे भी जब तक हम कैडेट्स हैं, हमारे पास ना तो कोई पावर है और ना कोई सपोर्ट सिस्टम। हमें हमारे एग्जाम्स तक बहुत संभल कर रहना पड़ेगा और बहुत सावधानी से जितनी भी प्रूफ इकट्ठा कर सकते हैं करने होंगे, लेकिन किसी की नज़र में आए बिना। इस बार हमारे पास हारने का कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जीतना ही होगा। सभी उसकी बात मान लेते हैं, पर तभी आलेख उससे राजवीर की डायरी के बारे में पूछता है कि इस डायरी में क्या है। आलेख की बात सुनकर नैना ने उसे बताया कि वो कैप्टन राजवीर की पर्सनल डायरी है और इसमें उनकी फैमिली के बारे में है। नैना ने सबको बताया कि वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और उनकी फैमिली में उनके मम्मी पापा और 2 छोटे भाई बहन हैं। कुछ देर रुककर वो बोली, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि मेरी पोस्टिंग दिल्ली में ही हो, जिससे मैं केस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा कर सकूँ और उनकी फैमिली से भी मिल सकूँ। आलेख उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता होता कि कोई दरवाजे के पास खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। आधी रात बीत चुकी थी। एक घने जंगल के बीचों बीच हम एक छोटा सा घर देखते हैं, जहाँ एक लड़का लेटा हुआ था। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। वो अपने पास रखा फोन उठाता है, तभी वहाँ कोई आता है, जिसे देखकर उस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में राजवीर की फैमिली की हालत अच्छी नहीं थी, खासकर अयान की। वो बार बार अपने भैया के बारे में पूछता, लेकिन सब टाल देते या झूठ बोल देते। उसकी वजह से घर में कोई राजवीर के बारे में खुलकर बात भी नहीं कर पाता था और ना ही अपना दुख दिखा पाता था, जिस वजह से उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। सभी बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ केएमए में कैडेट्स की सज़ा शुरू हो गई और तय किए मुताबिक किसी ने कोई भी हरकत नहीं करी। पहले तो मेजर नायर और मेजर भार्गव को कुछ गड़बड़ लगी और उन पर वो चौकन्नी नज़र बनाए रहे, पर किसी तरह की कोई गतिविधि ना होते देख धीरे धीरे उन्हें यकीन हो गया कि अब कोई कुछ नहीं करेगा और वो थोड़ा निश्चिंत हो गए। नैना और बाकी सभी ने उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया था। देखते देखते 3 महीने बीत गए और उनकी सज़ा खत्म हो गई और सभी एग्जाम्स की तैयारी में लग गए, खासकर नैना, क्योंकि उसने कैप्टन सर से वादा किया था कि वो एकेडमी की बेस्ट कैडेट बनकर दिखाएगी। सभी ने अच्छे से अपने पेपर दिए और अब सभी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे और साथ ही साथ मौका ढूंढ रहे थे किसी क्लू के हाथ लगने का। एक दिन किसी काम से मेजर नायर को एकेडमी से बाहर जाना पड़ा। यही वो मौका था जिसकी तलाश नैना और उसके दोस्तों को थी। वो लोग मौका देखकर उसी रात मेजर नायर के ऑफिस में घुस गए। यूडी और पूजा दरवाजे पर खड़े निगरानी कर रहे थे और बाकी सभी टॉर्च की रोशनी में ऑफिस चेक कर रहे थे। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें नायर के ऑफिस में कुछ नहीं मिला, जिससे वो निराश हो गए और वहाँ से जाने लगे। तभी नैना जल्दी में केबिन में रखी बुक शेल्फ से टकरा गई और कुछ बुक जमीन पर गिर गई, जिसे देख हुड्डा हड़बड़ाते हुए बोला, संभल कर फूलन, अगर किसी को भनक भी लग गई तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ये कहकर वो दोनों जल्दी जल्दी बुक्स को दोबारा शेल्फ में रखने लगे। तभी नैना की नज़र एक पतले से फोल्डर पर गई जो एक बुक के अंदर से गिरा था। उसे देखकर नैना को कुछ अजीब लगा और उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें कुछ पेपर्स फोल्ड किए हुए रखे थे। नैना ने जब उन पेपर्स को देखा तो हैरान रह गई।
क्योंकि वो कोई आम पेपर्स नहीं थे, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट और कुछ डील के पेपर्स थे। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि वो उन डील के पेपर्स थे जो लाला ने की थी, जो गैर कानूनी थी और देशद्रोह भी था। वहाँ से उन्हें पता चला कि लाला की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ नवीन और राजवीर के केस में नहीं, बल्कि और भी कई गलत कामों में है। लाला ने इंडिया की राइवल कंट्रीज की कुछ टेररिस्ट ग्रुप से डील करी हुई थी और वो उन्हें यहाँ के वेपन्स और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजता था। नैना ने अपने दोस्तों को भी वो पेपर्स दिखाए, जिसे देखकर अली ने कहा, पर एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि लाला गहलोत की डील के पेपर्स यहाँ कैसे हैं? ये तो उनके पास होने चाहिए। अली की बात सुनकर नैना बोली, अली, लाला एक बड़ी हस्ती है। मंत्रियों के साथ उठना बैठना उसका रोज का काम है। ऐसे लोगों पर सभी की नजर रहती है और खतरा भी कि कहीं कोई भी ऐसी चीज किसी के हाथ ना लग जाए। इसलिए केकेएन उसे सबसे सेफ जगह लगी इन पेपर्स को रखने की। सभी को नैना की बात में दम लगी। नैना ने जल्दी उन पेपर्स को माइक्रो कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया और सब कुछ वापस से बिल्कुल ठीक ठाक करके वो लोग मेजर नायर के ऑफिस से बाहर निकल गए। इन दिनों लाला गहलोत अक्सर एकेडमी आने लगा। वो नैना और बाकी कैडेट्स से हमदर्दी जताता था, जिससे उन लोगों का खून खौल जाया करता था, पर फिर भी वो लोग कुछ कहते नहीं थे। लाला के साथ उनकी बेटी शेरी भी एकेडमी आया करती थी। वो एक रिपोर्टर थी, लेकिन अपने पापा से बिल्कुल अलग। उसकी एकेडमी में सबसे दोस्ती हो गई थी। पहले तो नैना और उसके दोस्त शेरी से कटे कटे रहते थे, पर कुछ ही दिनों में उन्हें समझ में आ गया कि वो एक अच्छी इंसान है। उनके रिजल्ट से एक दिन पहले लाला एकेडमी आया हुआ था। उसने नैना को अपने केबिन में बुलाया। नैना उसकी केबिन में आ गई, जिसे देखकर लाला बोला, नैना बेटा, हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं। कल तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा और हमें पूरा यकीन है कि तुम बहुत अच्छा करोगी। तुम हमारे बेटे समान राजवीर की स्टूडेंट हो। वो तुम पर बहुत भरोसा करता था। अगर आज वो यहाँ होता तो तुम्हें एक सिपाही बनता देख बहुत खुश होता। लाला ने उदासी से कहा, पर नैना को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था लाला का नाटक देख देख कर, और उसके लिए खुद पर काबू कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। तभी वहाँ एक ऑर्डरली आया और उसने लाला को बताया कि ब्रिगेडियर चंदोक उनसे मिलना चाहते हैं। लाला ने हाँ में सर हिलाया और नैना को एक मुस्कान देकर वहाँ से चला गया। नैना भी केबिन से बाहर जाने लगी, तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी। लाला जल्दी में अपना फ़ोन वहीं भूल गया था। नैना ने तुरंत उसका फ़ोन उठाया और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अचानक वहाँ शेरी आ गई और उसने नैना को ऐसा करते देख लिया। नैना को इस तरह वहाँ देखकर वो शॉक हो गई और उसके पास आकर बोली, नैना तुम यहाँ क्या कर रही हो और पापा का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे? शेरी की बात सुनकर नैना बोली, वो सर अपना फ़ोन केबिन में भूल गए थे, तो मैं बस उन्हें ये फ़ोन वापस देने जा रही थी। नैना की बात सुनकर शेरी थोड़ा गुस्से में बोली, झूठ मत बोलो नैना, मैंने खुद तुम्हें पापा का फ़ोन खोलने की कोशिश करते हुए देखा है। प्लीज़ सच सच बताओ, वरना मुझे पापा को बताना पड़ेगा। नैना ने शेरी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर शेरी बोली, ठीक है, तो मैं अभी जाकर पापा को इस बारे में बताती हूँ। ये कहकर शेरी वहाँ से जाने लगी। तभी नैना उसे रोकते हुए बोली, रुको शेरी, कुछ भी करने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो करना है कर लेना। नैना शेरी को अपने रूम में ले गई। बाकी सब भी वहाँ आ गए और उन्होंने रूम लॉक कर लिया। ये देखकर शेरी बोली, बोलो क्या कहना चाहती हूँ। नैना ने एक गहरी सांस ली और बोली, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, फिर डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है। शेरी, तुम्हारे पापा देशद्रोही हैं। नैना की बात सुनकर शेरी को गुस्सा आ गया और वो बोली, नैना तुम होश में तो हो, ज़बान संभाल कर बात करो। शेरी को इस तरह से गुस्सा होता देख बुड्ढा उसे शांत करते हुए बोला, शेरी एक बार फूलन की बात तो सुन लो, फिर कहना कुछ। नैना ने शेरी को नवीन की मौत से लेकर राजवीर के एक्सीडेंट तक की सारी कहानी बताई। इतना ही नहीं, नैना ने शेरी को यह भी बताया कि लाला कैसे राइवल कंट्रीज से पैसे लेकर यहाँ के वेपन्स और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उन्हें बेचता है और यहाँ पर होने वाली कई हमलों में उसका हाथ है। शेरी अपने पिता की सच्चाई सुनकर हिल गई और वहीं बैठ गई। शेरी की ऐसी हालत देखकर नैना उसके पास आई और बोली, मैं जानती हूँ ये सब जानकर तुम बहुत हर्ट हुई है शेरी,
लेकिन यही सच है। तुम्हारे पापा की वजह से न जाने कितने घर, कितनी जिंदगियां उजड़ गईं, और आगे उन्हें रोका नहीं गया तो न जाने कितने और उजड़ जाएंगी। तुम उनकी बेटी हो, लेकिन इतने दिनों में मैं ये तो समझ गई हूँ कि तुम अपने पापा जैसी नहीं हो। तुम्हें सही और गलत की पहचान है। तुम खुद भी तो एक रिपोर्टर हो। तुम्हारा फर्ज भी तो सच को बाहर लाना है, और फर्ज न सही होता है न गलत, फर्ज फर्ज होता है। आज तुम एक ऐसी जगह खड़ी हो जहाँ से तुम्हें किसी एक रास्ते को चुनना होगा। बताओ, तुम एक बेटी बनकर अपने पापा को बचाओगी, या अपने प्रोफेशन और इस देश की नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाते हुए एक देशद्रोही को सजा दिलवाओगी? शरी कुछ देर वैसी ही बैठी रही और फिर अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो गई। क्या होगा शरी का फैसला? क्या वो नैना का साथ देगी या फिर अपने पिता को बचाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए चाहा है तुझको, चाहेंगे तुझको कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने चैनल द स्टोरी करी पर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।